तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं सर? आज हम सीखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इनको हम लोग ABQ के नाम से जानते हैं। ABQ। सर आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने हमारे सारे के सारे पुराने पार्ट्स जो कि 1 से लेकर 9 या 10 तक जितने भी थे आप लोगों ने देख लिए होंगे। तभी दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना दोस्तों आप ना रटते फिर रह जाओगे, याद करते रह जाओगे, भूलते रह जाओगे। दोस्तों ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, पेपर में आपके बहुत कम नंबर आएंगे। और आजकल वैसे भी कॉलेजों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बच्चों का नंबर भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी परसेंटेज भी 70, 80, 70, 75% तक रह जाती है। तो दोस्तों देख रहे हो परसेंटेज का भी बहुत बड़ा एक आजकल रोल आ गया है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टेट विद रीजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको ये जानना है, ठीक है। तो पहला, इंडियाज इकोनॉमी वॉज पुअर एंड बैकवर्ड बिफोर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले दोस्तों ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पुअर थी और बैकवर्ड थी। ना 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 बेटा, हमारी जो इकोनॉमी थी ना, तुम्हारे बेटा गोरे लोग, तुम लोगों को आने से पहले ना हमारे देश की इकोनॉमी तो बहुत खुशहाल थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, प्रॉस्पिरस थी तुम्हारे आने से पहले। दूसरा, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले दोस्तों हमारा जो इंडिया था दोस्तों वो वेल नोन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाना जाया करता था पूरी दुनिया में दोस्तों फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज enjoyed a worldwide reputation. Primary motive of de-industrialization by the British rule was to promote India economy. ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। जो सबसे पहला मोटिव था ब्रिटिश लोगों का, उन्होंने हमारे इंडिया में दोस्तों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। मतलब एक ही हमारे यहाँ पर दोस्तों, इसका मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएंगी और बल्कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन लोगों को, और ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर उसको मैन्युफैक्चर करके उसको बढ़ाते, मतलब अच्छी तरीके से बनाकर हमारे इंडिया में ही ना हाई रेट में उसको बेचेंगे। इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइमरी मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश रूल वाज टू प्रमोट इंडिया इकोनॉमी। अरे भैया, इंडिया की इकोनॉमी को प्रमोट करना नहीं था, इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करना था, तो ये बिल्कुल गलत है। देयर प्राइमरी मोटिव वाज टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंडिया एट चीप रेट एंड टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट अ हायर प्राइस। दोस्तों देख रहे हो? यस सर, मजा आ गया सर। आपने जितना वीडियो में कराया सब कुछ सर यहाँ पर क्लियर है। हमें सर क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुम्हें मेरे ना पुराने जितने पार्ट्स हैं 1 से लेकर 9 या 10 तक जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, आपको बहुत बारीकी से सुन लेने हैं। जितना भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप ना उसका आंसर एक ही बार में लिख दोगे। दूसरा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, चाहे भले 2 बार में पढ़ना, लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो, देयर वॉज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ की बर्बादी होना या वेल्थ का यूज़ किए जाना ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? मतलब वो कहना चाह रहा है देयर वॉज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारे मतलब इंडिया का दोस्तों जो वेल्थ था उसका बहुत ज़्यादा ना दुरुपयोग हुआ था, ड्रेन हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल। बिल्कुल सही कह रहा है। यस, आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल, एंड देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। मतलब हमारा जो दोस्तों इंडिया था ना प्राइमरी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था। चाहे वो ब्रिटेन में हम लोग आधे से भी ज़्यादा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, जो भी मतलब हमारी खेती बाड़ी हुआ करती थी, आधे ज़्यादा हमारी ना ब्रिटेन में चली जाया करती थी। तो उससे दोस्तों हुआ क्या, और आधे ज़्यादा हमारी अदर कंट्री में चली जाया करती थी। उससे हमारे पास ना एक्सेस एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास दोस्तों सरप्लस पैसा बच गया था। मतलब फॉरेन करेंसी हमारे पास बहुत इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। अब उन्होंने दिमाग लगाया ब्रिटिश लोगों ने, एक काम करते हैं, इंडिया के जो सरप्लस अमाउंट है ना, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग अपने फायदे के लिए। और दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है वो उन्होंने 3 फायदों के लिए उन्होंने हमारी वेल्थ को यूज़ करा था। हमारी मतलब एक्सपोर्ट करने से जो सरप्लस इकट्ठा हुआ था, फॉरेन फंड हमारे पास इकट्ठा हुआ था दोस्तों, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको इस्तेमाल करा था अपने फ़ायदे के लिए। 3 तरीके से अपने हमारे इंडिया में ऑफिस सेटअप बनाएंगे, और अगर उनकी कोई लड़ाई वगैरह छिड़ी तो उसमें जितना भी सामान वगैरह आएगा, आपको अच्छी तरह पता क्या सामान होता है, तो उन सभी को हमारे एक्सेस फंड से दोस्तों मंगवाया जाएगा। और या जितनी भी इनविजिबल आइटम थी, जो कि इनडायरेक्ट आप कह सकते हो सर्विस टाइप की जो एक्टिविटीज थी दोस्तों, कुछ अगर लेना है, कुछ पूछना है, कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, कुछ भी मतलब कुछ भी इनविजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते दोस्तों, उसको मंगवाना इसका मकसद बन गया था ब्रिटेन का। 3 चीज़ों के लिए हमारे फंड को यूज़ करा था, इंडिया में सेटअप करने के लिए, ऑफिस वगैरह, लड़ाई वगैरह में कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, और तीसरा इनविजिबल आइटम को खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफ़र ड्यू टू पार्टीशन। जब भारत की जगह को
जमीन को, भूमि को दोस्तों जो पार्टीशन करा गया था, उसको जो बंटवारा किया गया था, तो ये कह रहा है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफर, मतलब वो सफर नहीं हुआ था, वो बर्बाद नहीं हुआ था, उस पर इफेक्ट नहीं आया था। तो कह रहा है बताओ वो डिफेंड है या ये रिफ्यूट है। डिफेंड करना मतलब होता है आप लोग या तो इसको एक्सेप्ट करो, रिफ्यूट मतलब होता है आप इसको डिनाई करो, मतलब मना करो, या तो करेक्ट करो या इसको अनकरेक्ट करो, या तो ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ट्रू फॉल्स बोल सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट बोल सकता है, डिफेंड रिफ्यूट बोल सकता है, तो तीनों का मतलब सेम होता है। तो बताओ ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, ये ट्रू है या ये फॉल्स है। कहने का मतलब ये कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों, वो ना सफ़र नहीं हुआ था, वो बर्बाद नहीं हुआ था, जो हमारा देश दोस्तों बंटवारे में हो गया था। तो भैया बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आपको अच्छी तरह पता, थ्योरी में आपको बताया था, मैंने चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ के बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जब बंटवारा हुआ था दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर भारत में जूट की, कॉटन की बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास फसल हुआ करती थी। तो जब बंटवारा हुआ था तो जूट की जो मतलब ज़्यादा जिस जमीन, जिस भूमि पर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर जूट हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था ना, वो वाली जगह दोस्तों पाकिस्तान में चली गई थी। पाकिस्तान वालों ने वो जगह अपने अंडर ले ली थी, या कह सकते हो ब्रिटिशर्स लोगों ने पाकिस्तान को वो जगह दिला दी थी। हमारे पास दोस्तों कुछ बचा ही नहीं था यार। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा हुआ था हमारे लिए? अच्छा तो हुआ ही नहीं था। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ, मैं इसको मतलब इनकरेक्ट कहता हूँ। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ सेटबैक। इसमें बहुत बुरी तरीके से कमी आ गई थी ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन। इसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी आ गई थी, कमी आ गई थी ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब हमारे भारत के टुकड़े को दोस्तों अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया था, जिसमें एक पाकिस्तान पे था, जो कि जहाँ पर हमारी जूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और वो वाली जो जगह जो जहाँ पर जिस भूमि पर जहाँ पर जूट हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था, वो वाली जगह पाकिस्तान के अंडर चली गई थी, या ब्रिटिशर्स लोगों ने वो वाली जगह पाकिस्तान लोगों को दिलवा दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सीजेबल पोर्शन जो मतलब सीजेबल पोर्शन मतलब होता है जो जमीन का हिस्सा जो उन्होंने जब्त कर लिया था ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज़ का। अनडिवाइडेड कंट्री, जब हमारी कंट्री डिवाइडेड नहीं हुई थी, तो उसका जो सीजेबल पोर्शन है कंट्रीज़ का, हाईली इरीगेटेड और फर्टाइल, जो अच्छी तरह उपजाऊ थी, जिसमें पानी वानी पड़ा था, मतलब सब कुछ अच्छा था, लैंड वेंट टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में चली गई थी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान लोग देख रहे हो, मतलब पाकिस्तान लोग भी जी रहे हैं ना, हमारी बदौलत जी रहे हैं। अगर वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ना, हमारी बदौलत कर पा रहे हैं, उन्हें तो ना हमारा हर वीडियो में थैंक यू कहना चाहिए। हमारी इंडिया की हर वीडियो में ना पाकिस्तान लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। पता नहीं बेमतलब में हमसे गुथने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं आज की डेट में? बांग्लादेश। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं आज की डेट में? बांग्लादेश। इंडियाज जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली, और उन्होंने दोस्तों वर्ल्ड में दोस्तों मोनोपोली कर ली, सफर्ड हैवीली फॉर लैक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन दोस्तों आज की डेट में वो अब उससे क्या हुआ, जब उन्होंने हमारी जो जगह थी जो जहाँ पर जूट हुआ करता था, उन्होंने तो अपने अंडर ले ली थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया में दोस्तों मोनोपोली कर दी। मतलब जूट की प्रोडक्शन सिर्फ बांग्लादेश में ही बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों इससे क्या हुआ, हमारे इंडिया दोस्तों बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर गया था। ठीक है, आगे करते हैं। फोर्थ, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कमेंट करो, बिल्कुल सही कह रहा है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया में फेमस थी, उसको बर्बाद करा। एंड देयर प्राइमरी मोटिव, उनका प्राइमरी मोटिव क्या था बिहाइंड दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? उनका जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? मतलब कि हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारे इंडिया में हाई रेट में बेच देंगे। उनके दो फायदे थे, दो उनके मतलब कह सकते हो कि मोटिव थे। टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंडिया एट चीप रेट एंड टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन में जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री रखी गई उसको यूज़ करेंगे वहाँ पर। एंड टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट अ हायर प्राइस। हमारे इंडिया की मार्केट में दोस्तों उसको बेच देंगे बहुत ही हाई रेट में। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको मैंने वीडियो में लिखवाई थी। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स में जैसे कि वहाँ से हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक कॉटन, हालांकि कॉटन तो ऊपर भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मतलब हम लोग जो प्राइमरी जो एक्सपोर्टर बन गए थे दोस्तों, वो वूल के, कॉटन के, सिल्क के तो बन ही गए थे, लेकिन हम लोग इम्पोर्टर बन गए थे ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, यहाँ पर इसका मतलब ये है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉटन सिल्क का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर है कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री में दोस्तों ये बनाया जाया करता था। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दिया करो बिना मेरे बोले यार, बिना मेरे बोले दोस्तों, याद रखना यही मेरी फीस है। फिफ्थ, डिमांड फॉर, सही पढ़ा ना? हाँ ठीक है। डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडियन
मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। हमारी जो डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम की, इंडिया में भी थी और हमारे यहाँ तक कि फॉरेन में भी थी, दुनिया में ही थी यार, बल्कि हमारा ही नाम था। सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसको डिफेंड करोगे या रिफ्यूट करोगे, बताओ ट्रू है फॉल्स? डिफेंड मतलब ट्रू, रिफ्यूट मतलब फॉल्स। तो हम इसको ना डिफेंड करेंगे, मतलब इसको ट्रू करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड मतलब हम लोग उसको सही कहते हैं। डिमांड इन द फॉरेन मार्केट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इम्पोजिंग, कैसे डिस्ट्रॉयड करी थी? बाय द इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। कि अगर बेटा तुम लोगों ने अगर अपनी हैंडीक्राफ्ट आइटम को अगर तुमने अदर कंट्रीज में बेचा तो हम लोग तुम पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हम तुम्हारे पे ड्यूटी लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, टैक्स पॉलिसी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा यार? अब इतने की हमारी कॉस्ट नहीं हुआ कर दी जितने का उन्होंने टैक्स लगा दिया, तो भाई सामने वाली कंट्री भी पागल थोड़ी नहीं कि वो बहुत ही इतने महंगे रेट में खरीद लेगी। तो ये इनकी चाल थी ब्रिटिशर्स की हमारे इंडिया के ऊपर, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करना था, तो उन्होंने इस तरीके से करा था। उसके बाद डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारी, चलो ठीक है फॉरेन मार्केट में तो चलो हमारी डिमांड खत्म कर दी थी। अब बात करते हैं वो जो हैंडीक्राफ्ट आइटम जो थी अब इंडिया में भी खत्म कर दी। इंडिया में कैसे खत्म कर दी? हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कैसे खत्म कर दी? इंडियन मार्केट में वो डिस्ट्रॉयड बाय अलाउइंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब मतलब इंडिया में कैसे मार्केट खत्म कर दी आपको अच्छी तरह पता, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से बता देता हूँ। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था क्योंकि हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। कर सकते थे, करने वाले करते थे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, लेकिन दोस्तों वो इतने ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था ना उनको कि बाहर की कंट्री समझ गई थी यार ये तो हमें लूट रहे हैं, इंडिया हमारा लुटेरा दोस्त बन जाएगा ना। तो जबकि ऐसा नहीं था, जब उनको ये नहीं पता था ना टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट कि दोस्तों बाहर की मार्केट को तो उन्होंने खत्म कर दिया था, मतलब हमारे इंडिया की मार्केट को बाहर के देशों से मैंने तोड़ दिया था क्योंकि हम लोग बेच नहीं सकते थे, या बेच भी सकते थे तो बहुत हाई रेट में बेचते थे। दूसरा, अब उसके बने बनाए प्रोडक्ट दोस्तों हम लोग इंडिया में भी नहीं बेच सकते थे। क्यों? इंडिया में दोस्तों अपने ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला कि इंडिया में ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब होता है कि अगर ब्रिटिशर्स लोगों को इंडिया में कुछ भेजना था, उन्होंने मशीनों से कुछ भी अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम या जैसे टाइप की कुछ भी अगर उन्होंने अपनी मशीनों से बनाई है और अगर उनको हमारे इंडिया में बेचना है दोस्तों, उन्होंने ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे भैया तुम लोग हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगा रहे हो जब हम लोग बेचने जा रहे हैं, और जब तुम लोग उसको खरीद रहे हैं तब तुम टैक्स नहीं लगा रहे। इसका मतलब है कि वो सस्ते रेट में हमारे इंडिया में बेचेंगे। और अगर कोई चीज़ सस्ते रेट में इंडिया में आएगी दोस्तों तो सीधी सी बात है यार, इंसान तो पैसों का भूखा है, तो सस्ते रेट में किसी भी चीज़ को खरीद लेगा। एक बात बताओ, ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है और ये इंडिया वाले बना रहे हैं, ये इंडिया वाले बना रहे हैं, इंडिया वाले बना रहे हैं और हम लोग भारतवासी लोग हैं। इंडिया वाले बना रहे हैं इस पेंसिल को 100 रुपये की, और यही एक पेंसिल है, मान के चलो ये पेंसिल, हालांकि पेन है लेकिन ये पेंसिल है, और ये चीज़ बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और ये पेंसिल इससे बढ़िया चलती है। पहली बात तो इससे बढ़िया चलती है, और दूसरा ये 100 रुपये की है, ये सिर्फ 5 रुपये की है। अब बताओ भारतवासी किसको खरीदेंगे? इसको खरीदेंगे या इसको खरीदेंगे? भारतवासी ये थोड़ी ना बोलेंगे नहीं हमें तो हमारे देश से प्रेम है, हमें तो भैया इसी का इस्तेमाल करना है, हमें हमारा घर चाहे रोड पे आ जाए, हम चाहे रोड पे आ जाए, हमारे बीवी बच्चे चाहे भीख मांगे, लेकिन हम इसी को खरीदेंगे। ऐसा कुछ है बताओ? नहीं ना। तो हम लोग इस पर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यही उन्होंने कंसेप्ट लगाया कि कोई किसी का सगा नहीं भैया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 6, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब हमारे इंडिया का दोस्तों फॉरेन में जब हमारा व्यापार हुआ करता था विदेशों के साथ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसका कितना वॉल्यूम था, मतलब कितनी मात्रा में हम लोग बिजनेस किया करते थे बाहर के विदेशों से, और किस डायरेक्शन में क्या करते थे। भैया एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस के टाइम पर दोस्तों हमारा तो जो ट्रेड था, व्यापारी था विदेशियों के साथ दोस्तों, वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था ना, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल जीरो बचेगा। और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन दोस्तों हमारे ऊपर, बल्कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के हमारे ऊपर डायरेक्शन थी, जैसा वो बोलते थे हम लोग वैसा करते थे, हम लोग अपने हिसाब से तो कुछ करते ही नहीं थे। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो हमारे ऊपर दोस्तों रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी हमारे ऊपर लगा रखी थी। परस्यूड बाय द कॉलोनियल रूल एडवर्सली अफेक्टेड द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अगर आप लोग इस पॉइंट को दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर मैंने वीडियो में बहुत डिटेलिंग में मैंने सिखा रखा है, जाकर आप वीडियो जरूर चेक करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हर टॉपिक का मैंने एक एक अलग अलग पार्ट बना रखा है, ताकि आपको ये ना लगे कि इस वाली वीडियो में कितना कुछ सिखाया गया होगा। नहीं, एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो ब्रिटिश मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर ना ब्रिटेन लोगों ने हमारे ऊपर दोस्तों कंट्रोल पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था। अरे जब तूने पूरा कंट्रोल कर ही लिया है, जब तेरे हिसाब से हमारे इंडिया पे टैक्स लग रहा है, तेरे हिसाब से तूने टैरिफ पॉलिसी लगा रखी है, तेरे हिसाब से भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं। रेस्ट्रिक्टिव मतलब होता है कि तू इस जगह ही बेच सकता है, इस जगह नहीं बेच सकता। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस जगह ही बेच सकता हूँ ऐसा मुझे अगर कोई गवर्नमेंट कह रही है,
तो दोस्तों अगर हमें उसी जगह पे ही बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो हमारा वॉल्यूम अदर जगह पर, दूसरी जगह पर हमारा कैसे बढ़ सकता है बताओ। हमारी डायरेक्शन किसी और जगह पे जा ही नहीं सकती फिर, क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट का दोस्तों बहुत बुरा और कह सकते हैं बहुत भारी बर्डन था। हम उनकी बात पे नहीं चलते तो हमें कोड़ों से मारा करते थे। मेरी बात समझ रहे हो। चलो उसके बाद जो भी हमारे भारत में जितनी भी प्रोडक्शन हुआ करती थी रॉ मटेरियल्स की, तो कह रहा है मोर देन हाफ, आधे से भी ज़्यादा इंडियाज़ की फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली, कि सिर्फ तुम ब्रिटेन में बेच सकते हो और कहीं नहीं बेच सकते हो। और जबकि अगर तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत बचा तो उन्होंने अलाउ कर रखा था फ्यू अदर कंट्री, बहुत ही कुछ कंट्रियों के साथ, जैसे कि चाइना, श्रीलंका और ईरान। चाइना, श्रीलंका और ईरान, क्योंकि तीनों कंट्री उनकी बहुत खास थी। इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ बचता भी है, पहली बात तो आधा हमें ही बेचो। पहली बात तो ब्रिटेन कह रहा मेरा पेट पहले भरो, आधा मुझे बेचो। उसके बाद कुछ बचा तो तुम वो इन 3 कंट्री में बेच सकते हो और कहीं नहीं बेच सकते। इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। क्लियर। तीसरा पॉइंट, इंडिया हैड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। उनके पास बहुत, इंडिया भारत के पास ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस इकट्ठा हो गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। तो दोस्तों ये रहे हमारे 6 क्वेश्चन। हम लोग मिलेंगे अब अगले पार्ट में, जहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ एनसीईआरटी से जुड़े कुछ क्वेश्चन, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन दोस्तों फंसते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके पेपर में फंसते हैं। सर ये कितने क्वेश्चन कराओगे आप। ये मैं कराऊंगा आपको 16 क्वेश्चन। कितने कराऊंगा 16। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं ज़्यादा फालतू की बात करूंगा नहीं, सिर्फ काम की बात करेंगे हम लोग। बेकार की बातें मैंने करनी छोड़ दी है। बस वीडियो को लाइक और वीडियो के बारे में आपकी राय के ये जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे प्यार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।